हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। देखिए, यहाँ हमने बात की थी सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन के अंदर कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हमने बात की कि डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि नेटवर्क की दो डिवाइस एक दूसरे के बीच में डेटा को एक्सचेंज करें। इसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब डाटा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की अगर हम बात करके चलें तो हमने बात की थी कि डाटा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आप डाटा भेज रहे हो उसे आप मैसेज कह के चल रहे हो। जिस माध्यम से डेटा जा रहा है, जिस केबल के ज़रिए या जिस वेव के ज़रिए, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडिया। तो आज हम इस कम्युनिकेशन मीडिया का ही यहाँ पर समझेंगे मेजरिंग कैपेसिटी। मेजरिंग कैपेसिटी का मतलब मापन कैसे करा जाए क्षमता का। मेजरिंग का अर्थ क्या होता है? मापन करना। कैपेसिटी यानी क्षमता का। किसकी क्षमता का? कम्युनिकेशन मीडिया की क्षमता का। कि किस तरीके से आप कम्युनिकेशन मीडिया की क्षमता का पता कर सकते हो। कुल मिला के डाटा कम्युनिकेशन को आपको मेज़र करना है कि कितना डेटा कम्युनिकेट हो गया है या कितना डेटा एक्सचेंज हो गया है। तो इस टॉपिक को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले मेजरिंग कैपेसिटी की हमने बात की। मेजरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या बताया आपको कि डाटा कम्युनिकेशन का मापन आपको कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि कितना डाटा कितनी देर के अंदर पहुँचेगा और किस क्वालिटी पे पहुंचेगा। इसके लिए यहाँ पर मेजरिंग कैपेसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। मेजरिंग कैपेसिटी के लिए दो चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं। पहला है बैंडविड्थ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंडविड्थ की कि बैंडविड्थ होती क्या है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ ले लिया बैंडविड्थ का, और बैंडविड्थ हम स्टडी करने जा रहे हैं कि बैंडविड्थ होती क्या है। तो एक शब्द हमें समझना पड़ेगा। हमने एक शब्द समझा था सिग्नल। सिग्नल का मतलब किस बात से है? डेटा जो नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर सिग्नल बोल के चल रहे हैं। जो डाटा किस में चल रहा है? नेटवर्क के अंदर, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जा रहा है। तो ये जो सिग्नल है, ठीक है, इसकी एक कैपेसिटी होती है, एक क्वालिटी होती है। किसकी? सिग्नल की। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सिग्नल। क्वालिटी ऑफ सिग्नल के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से आप इसे क्या करते हो? आप इसे डिस्क्राइब करते हो। फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ सिग्नल से है कि सिग्नल की क्वालिटी क्या होगी। सिग्नल हाई क्वालिटी का होगा या लो क्वालिटी का होगा, उसे रिप्रेजेंट कौन करता है? फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी से, कि फ्रीक्वेंसी हाई क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है बैंडविड्थ से। अगर हम एक डायग्राम से समझें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक डायग्राम लिया है सिंपल सा, और इस डायग्राम में मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरीके से, ये सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी मैंने रिप्रेजेंट करी है। एक समय में सिग्नल हाई हो रहे हैं और एक समय में सिग्नल लो हो रहे हैं। तो यहाँ हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखें कि अगर मैं मेज़र कर दूँ यहाँ पर 0, यहाँ मैंने लिख दिया 5, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 10, इधर मैंने फिर ग्राफ के अंदर यहाँ लिख दिया मैंने 5, यहाँ मैंने लिख दिया 10। तो मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी का हाई वाला पोर्शन है, हाई, ये वाला फ्रीक्वेंसी का लो पोर्शन है, लो। यहाँ फिर फ्रीक्वेंसी हाई हुई है और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हुई है। तो सिग्नल्स की जो क्वालिटी है वो कम ज़्यादा लगातार होती रहती है नेटवर्क के अंदर। एक समय में सिग्नल की क्वालिटी हाई होगी, एक समय में लो होगी, यानी जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो बदलती रहती हैं। मान लेते हैं कि अब जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई 5 तक टच कर रही है और लो 5 तक टच कर रही है। हाई कहाँ तक? 5 तक, और लो भी कहाँ तक? 5 तक। आप इसे प्लस में मान लीजिए, आप इसे माइनस में मान लीजिए। तो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कम और ज़्यादा क्या होती रहेंगी? चलती रहेंगी नेटवर्क के अंदर इस प्रकार से। तो बैंडविड्थ का मतलब किस चीज़ से है? फ्रीक्वेंसीज के बीच के अंतर से। बीच का अंतर मतलब यहाँ आपको ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है हाई से लो के बीच का, हाई से लो के बीच का जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या कहेंगे इसे हम? बैंडविड्थ कहेंगे।
किस चीज़ को? क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। सिग्नल्स की कितनी क्षमता होगी या कितनी ताकत उनके अंदर होगी, उसे रिप्रेजेंट कौन करता है? बैंडविड्थ रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज़्यादा हाई होगी सिग्नल उतना ही स्ट्रॉन्ग आएगा, डेटा का ट्रांसमिशन उतना ही अच्छा होगा। यहाँ तेज की बात नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है केवल अच्छे की। एक दूसरी फ्रिक्वेंसी है, इसी तरीके का एक और डायग्राम हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा 0 का फिगर ले लिया, 5 का ले लिया, 10 का ले लिया, यहाँ हमने 5 का ले लिया, यहाँ हमने 10 का ले लिया। इन्हें प्लस में ले लेते हैं दोनों को, और इन्हें माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। अब एक जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 तक टच कर रही है, हाई में भी और लो में भी। हाई में भी कहाँ तक जा रही है? 10 तक। और लो में भी कहाँ तक जा रही है? 10 तक। ये इसका हाई पोर्शन हो गया, ये इसका लो पोर्शन हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो लो पोर्शन इसका यहाँ तक है और हाई पोर्शन इसका अप्रॉक्स यहाँ तक है। तो इन दोनों लाइन की साइज़ में अंतर है या नहीं है? मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बैंडविड्थ एक तरीके से पाइपलाइन का काम कर रही है। एक पाइपलाइन की मोटाई इतनी है, एक पाइपलाइन इतनी मोटी है यहाँ पर, ठीक है। और एक जो पाइपलाइन है उसकी मोटाई इतनी है। ये दो पाइपलाइन हमने यहाँ पे ले ली है, और ये जो दो पाइपलाइन है ये डेटा की सप्लाई कर रही हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं कि दोनों में से किस में से ज़्यादा चीज़ें जा सकती हैं एक बार में, या ज़्यादा अच्छी तरीके से जा सकती हैं। हर कोई कहेगा सेकंड वाली में से जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं कह के चल रहा हूँ कि ये 5 का है और ये मैं कह के चल रहा हूँ कि 15 का है। पाइप की चौड़ाई ज़्यादा है या नहीं है? मतलब मोटाई ज़्यादा है पाइप की, तो पाइप की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मटेरियल एक बार में निकल सकता है या नहीं निकल सकता। वही चीज़ बैंडविड्थ के साथ होती है। फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होंगी, ठीक है, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही अच्छा सिग्नल यहाँ पर मिलेगा। तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन मीडिया का जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो हम ध्यान देते हैं किस चीज़ पर? बैंडविड्थ पर। बैंडविड्थ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं हर्ज से, जिसकी इकाई होती है HZ, ठीक है, यानी कि आवृत्ति से रिप्रेजेंट हम करते हैं, और आवृत्ति की इकाई क्या होती है? HZ। और इसके हिसाब से यहाँ पर जो यूनिट्स निकल के आती हैं वो निकल के आती हैं, एक तो आपकी KHZ। KHZ का मतलब हो गया 1000 HZ। किसका मतलब है? KHZ का। 1 KHZ इक्वल होता है कितने के? 1000 HZ के। दूसरा जो होता है वो होता है MHZ, मेगा हर्ज जिसे बोलते हैं, और मेगा हर्ज जो होता है वो 1000 KHZ के इक्वल होता है। 1000 KHZ के बराबर कितना होगा? 1 मेगा हर्ज होगा। इसी तरीके से 1 GHZ होता है, ठीक है, और ये जो GHZ है ये इक्वल होता है अगेन 1000 MHZ के। तो ये इसकी इकाई है जो बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बैंडविड्थ को? HZ से। तो KHZ काम में लेते हैं यूनिट में, MHZ काम में लेते हैं, GHZ काम में लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर बैंडविड्थ होती क्या है और उसे कैसे काम में लिया जाता है। तो बैंडविड्थ का मतलब किस बात से है? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल से, ठीक है। फ्रिक्वेंसीज़ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी का मतलब किस बात से है? क्वालिटी ऑफ सिग्नल से, कि सिग्नल की क्वालिटी क्या होगी। देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप 1 Mbps की स्पीड से डाटा भेज रहे हो। यहाँ भी स्पीड जो मिल रही है वो 1 Mbps मिल रही है, और यहाँ भी जो स्पीड मिल रही है वो 1 Mbps ही मिल रही है। कनेक्शन की स्पीड दोनों में सेम है। दोनों की स्पीड क्या है? 1 Mbps इस लाइन पर है, 1 Mbps इस लाइन पर है। या मैं यहाँ लिख दूँ कि ये वाला जो डायग्राम है ये भी 1 Mbps दे रहा है और ये भी 1 Mbps दे रहा है।
पर अंतर क्या है दोनों में कि यहाँ पर बैंडविड्थ कम है और यहाँ बैंडविड्थ ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे यहाँ पाइपलाइन जो है उसकी मोटाई कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। अब स्पीड तो बराबर मिल रही है 1 Mbps की, लेकिन होता क्या है देखिए, पाइपलाइन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि बाहर वाले वातावरण से इसकी सप्लाई पे कोई फ़र्क पड़ता हो, लेकिन नेटवर्क के अंदर फ़र्क पड़ता है। नेटवर्क में सिग्नल एयर में ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे अवरोध बीच में आते हैं, कई जगह टकरा के सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब एनर्जी से ही है। तो अगर सिग्नल की एनर्जी कम हो गई, क्या कम हो गई है? एनर्जी। जैसे मान के चलिए आपके पास mHz की स्पीड आ रही है 1 mHz की, यानी 1000 kHz की स्ट्रेंथ है सिग्नल की, लेकिन नेटवर्क में ट्रैवल करते करते वो 300 kHz ही रह जाता है, तो क्वालिटी क्या हो गई? ख़राब हो गई। बहुत सारा डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उस डेटा को दोबारा सेंड करना पड़ेगा, और जब इस डेटा को दोबारा सेंड करना पड़ेगा तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगी, यानी कि 1 Mbps को आप मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाओगे इस बैंडविड्थ के साथ में, जबकि इस बैंडविड्थ पे आप उसे मैक्सिमम यूज कर पाओगे। कारण सिग्नल्स अगर थोड़े बहुत ख़राब भी हो गए तो इसकी कैपेसिटी 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर बैंडविड्थ कितनी ज़्यादा है? 3 गुना। आप देख सकते हैं यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, तो दोनों की बैंडविड्थ में 3 गुना का अंतर है। यानी कि अगर सिग्नल 67% सिग्नल अगर लॉस्ट भी हो जाए, 60-70% सिग्नल ख़राब भी हो जाए, तो भी डेटा की सप्लाई हो जाएगी। तो भी क्या होगी? डेटा की सप्लाई। जैसे मैं कहूँ कि अगर इस पाइप को मोड़ दिया जाए, कम कर दिया जाए इसकी चौड़ाई को, ठीक है, किसी जगह से थोड़ा सा डैमेज भी हो जाए, दब भी जाए, तो भी डेटा तो चला जाएगा ना, क्योंकि जा तो इतने से में से भी रहा है, डेटा तो उतना ज़्यादा है ही नहीं जितनी बैंडविड्थ है। तो ये इसका एक एडवांटेज मिलता है बैंडविड्थ का। तो हम कोशिश करें कि जब भी कोई कम्युनिकेशन मीडिया काम में लें उसकी बैंडविड्थ हाई हो। जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी उतना अच्छा हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको बेनिफिट समझ में आया होगा बैंडविड्थ का। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। देखिए, अब दूसरी मेजरिंग कैपेसिटी की बात करके चलें, जो कि क्या है उस पर ध्यान दे लेते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया को मेजर करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पर ली गई है, जिसे हम बोल के चल रहे हैं यहाँ पर, और इसका नाम है डाटा ट्रांसफ़र रेट। अब डाटा ट्रांसफ़र रेट का मतलब क्या है? देखो, बैंडविड्थ तो हमने समझा था क्या था? सिग्नल्स की स्ट्रेंथ थी। इसका स्पीड से कोई खास मतलब नहीं है, बस मतलब कितना सा है स्पीड से इसका, कि अगर बैंडविड्थ अच्छी हुई तो बीच में अगर डिस्टरबेंस भी है तो काम चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र रेट का मतलब क्या है? कितनी बिट सेंडर से रिसीवर तक जा रही हैं, यानी कम्युनिकेशन मीडिया नेटवर्क में एक बार में कितनी बिट सेंड कर रहा है। अगर हम इसे लिखें, हाउ मैनी बिट्स आर सेंड इन नेटवर्क, कितनी बिट किस में भेजी गई है? नेटवर्क में, बाय कम्युनिकेशन मीडिया। इन ए सेकेंड। एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ क्या निकल के आई? हाउ मैनी बिट्स, यानी कितनी बिट्स सेंड की गई है, यानी कि भेजी गई हैं किसमें? नेटवर्क में। किसके द्वारा? कम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा। कितनी देर में? 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड में कितनी बिट्स डेटा भेजा गया है, इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो अगेन कम्युनिकेशन मीडिया आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब हम ले रहे हैं किसी तार से, यानी कि वायर से, या फिर वेव से, यानी कि तरंगों से। ठीक है, किसी तरंग के द्वारा या किसी वायर के द्वारा 1 सेकंड में कितना डेटा नेटवर्क में भेज दिया गया है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? डाटा ट्रांसफ़र रेट। अब यहाँ कंसेप्ट समझते हैं। हमने बिट्स की ही बात क्यों की? नेटवर्क के अंदर हम बिट्स की बात करके क्यों चल रहे हैं?
क्योंकि देखो कोई भी डेटा है, जैसे मान के चलिए कि मैंने एक कैरेक्टर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया मान के चलो PC, ठीक है, या मैंने मान के चलो यहाँ लिख दिया ABC, 3 अक्षर मैंने लिखे और मैंने कहा ये 3 अक्षर मुझे नेटवर्क में भेजने हैं। तो इन 3 अक्षरों के आपने सुने होंगे ASCII कोड होते हैं, नहीं सुने तो दोबारा याद कर लीजिए। ASCII कोडिंग सिस्टम होता है, यानी कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा अक्षरों के रूप में होता है उसको न्यूमेरिक कोड दिए गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं ASCII कोड। और ये जो ASCII कोड हैं ये अलग अलग तरीके की चीज़ों के लिए अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कैपिटल लेटर की बात करके चलूँ तो उनके जो हैं वो 65 से 90 तक हैं। अगर मैं स्मॉल लेटर की बात करके चलूँ तो स्मॉल लेटर के जो हैं वो 97 से 122 तक हैं। अगर मैं डिजिट्स की बात करके चलता हूँ तो उनके कोड जो हैं वो 48 से 57 तक हैं। क्या हैं ये सब? ASCII कोड। तो अगर इनकी बात हम करके चलें तो यहाँ पर A का कोड कितना हो जाएगा? A का कोड हो जाएगा 65। इसी ऑर्डर में जो B का कोड निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना यहाँ पर? 66, ठीक है। और हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ B के कोड को 66, और जो C का कोड निकल के आएगा वो इसी ऑर्डर में 67 आएगा, तीनों कैपिटल हैं, ठीक है। अभी जो कोड आए हैं ASCII टेबल से हमने उठाए हैं ये कोड। अब इस कोड की बाइनरी बदलेगी। तो अगर आप 65 की बाइनरी बदलते हो तो बाइनरी बदलने के लिए देखो मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, और फार्मूला क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 128 डबल करते हुए लिखते जाना जहाँ तक आपको ज़रूरत हो। तो हमें 65 66 67 की बाइनरी बनानी है तो सफिशेंट है, 128 से आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब बाइनरी बनाते कैसे हैं? 65 की अगर बाइनरी बनानी है तो इस सीरीज में से उन नंबर्स को सेलेक्ट कर लो जिनको जोड़ने पर 65 बन जाए। तो एक तो 64 है और 1 है, 64 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 65। तो इनके नीचे तो 1 लिख दो, दोनों के नीचे, और जो काम नहीं आए इस साइड में 32 16 8 4 और 2, सिर्फ इनके नीचे क्या लिख दो? 0 लिख दिया। और क्योंकि ASCII कोड 8 बिट का होता है, बिट का मतलब है 0 या 1 से 8 बिट का, तो ये कितनी हुई हैं? 4 और 3 7, तो 8वीं बिट में आपको 0 भरना है। यहाँ पर कितने की बाइनरी है ये? 65 की। अब इसी ऑर्डर में 66 की बाइनरी अगर हम बनाएं तो 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66। तो 64 के नीचे 1 लिख दो और 2 के नीचे 1 लिख दो, यहाँ 0 यहाँ 0, जो काम नहीं आए उनके नीचे क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। ये बाइनरी हो गई किसकी? 66 की। अब 67 की बनानी है 67 की, तो 64 तो चाहिएगा ही चाहिएगा, 2 ले लो, 66 और 1 67, जो काम नहीं आए उनके नीचे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो आपको बाइनरी समझ में आ गई कैसे बनाई है हमने? अब इन्हें यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 0 0 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 टाइम्स 0 है, 5 टाइम्स 0 और 1, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब 66 की अगर मैं बाइनरी की बात करूँ तो ये शुरू हुई 0 1, 4 टाइम्स 0 है, फिर 1 और 0 है, ठीक है, हो गई यहाँ पे 8 डिजिट में। अब लास्ट वाली जो है 67 की 0 1, 4 टाइम यहाँ भी 0 है, फिर 1 1 है। अब देखिए मान के चलो कि आपके पास जो कम्युनिकेशन मीडिया है एक समय में 4 बिट सेंड कर सकता है। कितने बिट? 4 बिट्स। 4 बिट का डाटा एक समय में भेज सकता है 1 सेकंड के अंदर। तो केवल एक ये जो लेटर A है इसे नेटवर्क में भेजने में कितना समय लगेगा? कितने बिट की कोड है इसका? 8 बिट का। 8 बिट मतलब 2 सेकंड हो गए। क्यों हो गए? 1 सेकंड में कितनी बिट जा रही हैं? 4 बिट। कितनी? 4 बिट। तो 8 बिट को जाने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में ये अक्षर नेटवर्क में दूसरी डिवाइस तक पहुंचेगा, फिर 2 सेकंड में B पहुंचेगा, 2 सेकंड में C पहुंचेगा, तो 6 सेकंड लग गए। कुल मिला के इन 3 अक्षरों को पहुंचने में 6 सेकंड लग जाएंगे। अगर आपका जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो 4 बिट पर सेकंड का है, यानी कि 4 बिट का डाटा ही एक बार में भेज सकता है। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो इस तरीके से मेज़र की जाती है
क्योंकि डेटा बदलेगा बाइनरी में फिर ही जाएगा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं जाता है। रिसीवर के पास पहुंचने के बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ट्रैवल किस में करेगा? बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर बिट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने बिट डेटा जा रहा है। तो जो कनेक्शन की रेट होती है उसे मेज़र किया जाता है बिट पर सेकंड में, बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में भेजी गई बिट्स की संख्या, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बीपीएस से। और अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, जैसे यहाँ एचजेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ बीपीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूनिट होती है इसकी केबीपीएस, केबीपीएस, जिसका मतलब होता है 1000 बिट्स चली जाएंगी एक सेकंड में। अगर इससे बड़ी यूनिट की हम बात करें तो वो होता है एमबीपीएस, यानी 1000 केबीपीएस के बराबर होगा ये। और इससे बड़े की बात करें तो वो होता है जीबीपीएस, यानी कि 1000 एमबीपीएस के बराबर का कनेक्शन होगा। ये यहाँ पर कंसेप्ट फॉलो होता है, यानी कि यूनिट्स हैं जिनसे कि डाटा ट्रांसफ़र रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। और डाटा ट्रांसफ़र रेट का ही एक और नाम क्या है? यहाँ पर बिट रेट हम बोल देते हैं इसे सिंपली। बिट रेट किसे बोल रहे हैं हम? डाटा ट्रांसफ़र रेट को ही हम क्या बोल रहे हैं? बिट रेट बोल रहे हैं, यानी कितनी बिट किस स्पीड से यहाँ से जा रही हैं। तो ये शो करता है कनेक्शन की स्पीड को। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था ना 1 MBPS, तो वो ये था 1000 kbps जा रहा है। मतलब kbps को अगर आप bps मत लो तो 10 लाख बिट्स ट्रैवल कर रही हैं नेटवर्क के अंदर। कितनी? 10 लाख बिट्स की स्पीड हो जाएगी 1 MBPS पर। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या है, जो ज़्यादातर हम गलती करते हैं, MBPS का मतलब मेगा बिट्स पर सेकंड है, ना कि बाइट पर सेकंड। अगर एक फ़ाइल है जो मान के चलो 1 MB की फ़ाइल है, 1 MB की फ़ाइल, और जो स्पीड है वो 1 MBPS है, 1 MBPS 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, ये क्या है? स्पीड है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए टाइम कितना लगेगा? अगर आप ये मान के चल रहे हो 1 MBPS का मतलब 1 सेकंड में 1 MB डाउनलोड हो जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये MB का मतलब मेगाबाइट है। क्या है? मेगाबाइट। और जो बाइट होती है वो 8 बिट से मिलकर बनती है, यानी बिट 8 गुना छोटी है। तो ये जो फाइल है 1 MBPS के कनेक्शन पर 8 सेकंड के अंदर डाउनलोड होगी। इसे जो समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? 8 सेकंड का। क्यों? क्योंकि स्पीड बिट्स में है, बाइट में नहीं है, और जबकि फाइल की साइज किस में है? बाइट के अंदर। तो इस बात का हम ध्यान रखें, जो भी कनेक्शन स्पीड हमारे पास आ रही है वो बिट्स में है। यानी कि अगर आप MBs में या GBs में कैलकुलेट कर रहे हो तो 8 गुना ज़्यादा समय लगना है, क्योंकि वो बिट्स हैं। अगर आपके पास 1 GBps का कनेक्शन है तो 1 GB डाटा 1 सेकंड में डाउनलोड नहीं होगा। ये गीगा बिट्स हैं, गीगाबाइट्स नहीं है। और क्योंकि ये गीगाबाइट्स नहीं है तो 8 गुना ज़्यादा समय लगेगा, यानी 8 सेकंड में 1 GB डाउनलोड होगा अगर 1 MBPS का कनेक्शन है। तो एक बार सम अप कर लेते हैं बैंडविड्थ को और किसको? डाटा ट्रांसफ़र रेट को। डाटा ट्रांसफ़र रेट का मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ से है, सॉरी, बैंडविड्थ का मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ से है कि सिग्नल्स की क्वालिटी क्या होगी। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ हो, यानी कि बैंडविड्थ जितनी हाई होगी, फ्रिक्वेंसी जितनी अच्छी होगी, डाटा का ट्रांसमिशन उतना ही बढ़िया होगा, क्वालिटी ऑफ डेटा अच्छा होगा। और अगर हम बात करें डाटा ट्रांसफ़र रेट की, तो डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है? कनेक्शन की स्पीड है, यानी कम्युनिकेशन मीडिया कितनी तेज़ी से डेटा को भेज सकता है आगे नेटवर्क में, वो क्या कहलाएगा? डाटा ट्रांसफ़र रेट। अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। देखिए, बैंडविड्थ अच्छी हुई तो आप डाटा ट्रांसफ़र रेट को मैक्सिमम काम में ले पाओगे, और अगर बैंडविड्थ कम है तो डाटा ट्रांसफ़र रेट को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम में नहीं ले सकते, क्योंकि सिग्नल्स बीच बीच में लॉस्ट हो जाएंगे। इसका एक लाइव एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक फ़ाइल आपने डाउनलोड करी और मान लो आपने एक 10 MB की कोई फ़ाइल थी, वो आप डाउनलोडिंग पर आपने लगाई और आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो उसने क्या बताया? पहले 10 सेकंड के अंदर उसने कितनी डाउनलोडिंग दिखा दी? 15% आपको। अगले 10 सेकंड में आपने चेक करा, या अगले 50 सेकंड बाद आपने देखा डाउनलोड के, ठीक है, तो 50 सेकंड के अंदर उसने आपको बताया कि ये करीब 70% डाउनलोड हो चुकी है। थोड़ा सा और देखा, उसने आपको बताया 99% हो गई है थोड़ी देर के बाद।
और फिर उसने बताया कि अब ये कितनी परसेंट हो गई है, 100%। अब जब 100% हो ही गई है तो कंप्लीटेड क्यों नहीं दिखा रहा है ये 100% क्यों शो कर रहा है केवल? और ये टाइम लेता है यहाँ पर 100% होने के बाद भी। ये टाइमिंग किस में लग रहा है कि जो डेटा आया है सिग्नल्स के रूप में, उनमें से कुछ सिग्नल खराब हो गए होंगे। 100% तो डेटा आ गया पर 100% सही नहीं आया है, तो जो बीच बीच में सिग्नल्स खराब हो गए हैं, जो डेटा के पीसेस खराब हो गए हैं, उन्हें दोबारा मंगाया जाता है। और जब तक फाइनल वेरीफाई नहीं हो जाए कि सारे के सारे पैकेट्स और सिग्नल सही तरीके से आ गए हैं, तब तक ये 100% आपको दिखाता रहेगा, कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा। बात क्लियर इतनी? तो बैंडविड्थ कम होने की वजह से ऐसा होता है। बैंडविड्थ अगर अच्छी हो सर्वर की या कम्युनिकेशन मीडिया की, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। रियल टाइम में 100% होते ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, कुछ डाउनलोडिंग 100% होते ही कंप्लीटेड दिखा देता है, ठीक है, और कुछ के अंदर वो टाइम मांगता है प्रोसेसिंग के लिए। उसका कारण क्या है कि वहाँ जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसकी बैंडविड्थ क्या है, कम है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड अगले टॉपिक्स की।